हेलो एवरीबॉडी। अगली क्लास में मैंने राज्यसभा की एक वीडियो डाला था और उसमें राज्यसभा कहाँ से आता है, उस कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, उसके बारे में मैंने बात किया था। आज मैंने दूसरा एक वीडियो लेके आया हूँ। राज्यसभा की जो 1835 के बाद जो भी बचा हुआ है वो मैं कवर करवा दूंगा। आज मैं बता रहा हूँ प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। आप लोगों को मैंने जो लिस्ट दिया था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में, उसमें एग्जीक्यूटिव की जो पार्ट होता है उसमें दो हिस्सा होता है, एक सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में एकदम टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है प्रेसिडेंट और गवर्नर। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं लास्ट में भी बता दूंगा। तो देखिए, आज वो टॉप मोस्ट पोजीशन जो होता है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है, उस प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में कुछ एस्पेक्ट आज हम बात करेंगे। तो अब देख सकते हैं, यह मैंने एस्पेक्ट लिखे रखा है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर से एस्पेक्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर। एस्पेक्ट में पहला है आर्टिकल, एग्जिस्टेंस, नेचर, रियल एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन, ओथ, रिमूवल, पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए, मैं एक एक करके बात करता हूं। जब प्रेसिडेंट की बारी आती है तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक होता है। जब गवर्नर की बात आती है तो 153 से लेकर 167 तक होता है। ये एक एक आर्टिकल में क्या क्या होता है, ये जब आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा कवर करवा दूंगा और बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा, आप लोग देखोगे। प्रेसिडेंट, जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो मैंडेटरी। देखिए कि मैंडेटरी क्यों है? प्रेसिडेंट देश में मैंडेटरी है, इसलिए लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52। वैसे ही अगर गवर्नर की बात करूं तो वन गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत यह बताया गया है कि हर स्टेट में एक गवर्नर ऐसा होना जरूरी भी नहीं है। एक गवर्नर 2 से 3 स्टेट की हो सकती है। देखिए, वन गवर्नर फॉर 2+ स्टेट। अगर एक गवर्नर की बात करूं तो वो 2 या 3 स्टेट के लिए हो सकते हैं। जैसे कि हमारी वेस्ट बंगाल के लिए जो गवर्नर है वो उड़ीसा के लिए भी हो सकता है, बिहार के लिए भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ उड़ीसा के लिए एक होना चाहिए, बंगाल के लिए एक होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मिनिमम 2 और 3 स्टेट एक गवर्नर के पीछे जोड़ सकते हैं। शायद आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे। अब आता है नेचर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब असली जो पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ होते हैं। हेड ऑफ द यूनियन, प्रेसिडेंट यूनियन मतलब सेंटर की, गोटा इंडिया, पूरा इंडिया की हेड होता है। गवर्नर, गवर्नर की बारे में भी सेम है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट की हेड होता है, लेकिन इसके पास एक्चुअल रियल पावर नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हाथ एक्चुअल पावर होता है। इलेक्शन की जब बात करता हूं तो देखिए, इलेक्टेड आर्टिकल नंबर 54 के तहत, और ये अपॉइंट होता है 155 के तहत, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है और वो इलेक्शन एमएलए, एमपी के द्वारा होता है। एमपी जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा की सारी एमपी वोट देते हैं, और एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका सारी के सारी एमएलए भी वोट देता है। उसमें यूटी, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी की एमएलए भी वोट देता है। ये सब वोट देकर ही ये प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन जब गवर्नर की बात आता है तो गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है, वो अपॉइंटेड होता है।
उसके आर्टिकल 155 है, बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होता है, बाय द प्रेसिडेंट नॉट इलेक्टेड, ये इलेक्ट नहीं होता है। अब टर्म की अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 इयर्स होता है। उसका आर्टिकल 56, एलिजिबल फॉर द रीइलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट की 5 साल हो गई और उसके बाद फिर से वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है व उसको बनाना चाहता है तो फिर से इलेक्शन होगा, री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होगा। उसमें अगर प्रेसिडेंट जीत जाए तो वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर उसको रिजाइन करना है, मतलब उसका पद से वो त्याग दे सकता है, तब उसको वाइस प्रेसिडेंट वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास वो रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। जब गवर्नर की बात आता है तो आर्टिकल नंबर 156, इसका भी टर्म 5 इयर्स होता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रख सकता है। समझ में आया? अब आता है दूसरी एस्पेक्ट, क्वालिफिकेशन। एक प्रेसिडेंट होने के लिए कैसा क्वालिफिकेशन जरूरी होता है? तो देखिए, उसकी 35 इयर्स ऑफ एज होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना जरूरी है, एलिजिबल फॉर द लोकसभा की एक मेंबर भी होना जरूरी है, नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, आर्टिकल नंबर 58। मतलब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मतलब होता है अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो और कोई सरकारी कोई दफ्तर में या कोई पद में वो नहीं हो सकते। ठीक सेम गवर्नर के भी है, 35 इयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, एलिजिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो लोकसभा होता है, लेकिन जब गवर्नर की बात होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली। नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कोई ऑफिस प्रॉफिट उसका नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक तो गवर्नमेंट भी रहेंगे और दूसरे और कोई सरकारी ऑफिस में तनख्वाह भी लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, आर्टिकल 157 से लेकर 158 तक, राइट। अब देखिए ओथ किसके पास लेता है? प्रेसिडेंट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके पास, उसके सामने ओथ, उसके पहले ओथ लेता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की नहीं रहता है तो सीनियर मोस्ट जजेस, आर्टिकल नंबर 68, सीनियर मोस्ट जजेस के सामने वो ओथ ले सकता है। गवर्नर की अगर बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HC, हाई कोर्ट की, जिस स्टेट के में होता है वो स्टेट की हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होता है उसके सामने वो ओथ ले सकता है। और सीनियर मोस्ट जजेस, अगर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो अगर नहीं रहता तो सीनियर मोस्ट जज के पास वो ओथ ले सकता है, आर्टिकल नंबर 159। रिमूवल, अगर रिमूवल की अगर बात करूं तो देखिए बाय इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट के तहत उसको हटाया जा सकता है। उसकी आर्टिकल होता है 61, वेरी रिजिड, मतलब बहुत कठिनाई से उसको इम्पीचमेंट किया जाता है। कैसे? अगर दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में आप लोग जानते हैं 545 लोग होता है और राज्यसभा में 245 लोग होता है। तो अगर 545 की 2/3 मेजोरिटी और 245 की 2/3 मेजोरिटी अगर चाहेंगे जो इम्पीचमेंट करना है और वो ही देखिए, हाँ, तो वो अगर वो चाहेंगे प्रेसिडेंट को हटाया जाए तब भी वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, मतलब 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस के लिए जरूरी होता है। लेकिन गवर्नर के लिए नो इम्पीचमेंट, उसको कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है। अगर कोई स्टेट चाहे तो वो गवर्नर को हटा सकता है, लेकिन वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, राइट। अब पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होता है? देखिए अपॉइंटमेंट्स, किसको किसको? प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर को वो अपॉइंट कर सकते हैं,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट कर सकता है, यूपीएससी के इलेक्शन कमिश्नर को भी वो अपॉइंट कर सकता है। यूपीएससी और इलेक्शन कमिश्नर दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं यूपीएससी और इलेक्शन कमिश्नर एक साथ है। यूपीएससी और इलेक्शन कमिश्नर उसको भी वो अपॉइंट कर सकता है। अब गवर्नर की अगर बात करूं तो सेम है, चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राइट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको वो अपॉइंट कर सकता है। लेजिस्लेटिव की बात करूं, समन्स, अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग करना है तो कॉलिंग करने के लिए समन्स बुला सकते हैं, और प्रोग, अगर मीटिंग को खत्म करना हो तो प्रोग लागू कर सकते हैं। डिसॉल्व पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 देख सकते हैं, डिसॉल्व पार्लियामेंट। और एक पावर है नॉमिनेटेड पावर, जो 12 मेंबर को राज्यसभा में वो एड ऑन कर सकते हैं। सेम ही गवर्नर के पास भी समन और प्रोग होता है। डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए वो प्रोग, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग करने के लिए वो समन कर सकते हैं। एड्रेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। यहां तक था, बोलने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं हिंदी इतनी अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मैं बंगाली माध्यम का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कोशिश किया है, मेरी जो भी जगह कुछ जगह मुझे अटक गई थी, जैसे कि रिमूवल के जगह, तो उस टाइम मेरी वीडियो में थोड़ा रुकावट होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं ये बहुत ही फ्लुएंटली और अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। और देखिए, एक बात कहता हूँ, मेरे पास जो लैपटॉप और जो कुछ भी है उसमें पीपीटी बनाकर भी मैं ये दे सकता हूँ, और ये पीपीटी बनाने के लिए मुझे एक लोग की ज़रूरत होगी, तो वो आया मेरे साथ मिला नहीं अभी तक, इसलिए मैं ये पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ वहाँ पे, वरना ये आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा। ये आप लिखा हुआ है, तो अगर वो टाइपिंग में होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर दिख जाएगा, तब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा, और जो कंसेप्चुअल बात होंगे वो मैं बोर्ड में ही समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड में। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।